हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज आपके जो डाउट सेशन के हैं वो क्वेश्चंस कराए जाएंगे। कई स्टूडेंट्स ने स्पेशली बोला था और डाउट्स के कुछ टॉपिक डाले थे और कहा था इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाए। तो आज के क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या जिस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आज के टाइम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक वाइज हम कराएंगे आपको क्वेश्चंस। ठीक है, तो कुछ टॉपिक हैं जिन्हें हम स्टार्टिंग से उठाएंगे। तो जैसे एक नया टाइप जो आया है एग्जाम में पूछे जाने वाला, ठीक है, उस टाइप का एक क्वेश्चन है। जैसा कि स्टूडेंट ने भेजा था, एक पुलिसकर्मी सीधी सड़क पर चोर का पीछा करता है, यानी चाल दूरी और समय का क्वेश्चन है। पुलिस और चोर कॉन्सेप्ट पर डिपेंड। ठीक है, एक पुलिसकर्मी सीधी सड़क पर चोर का पीछा करता है। यदि पुलिसकर्मी 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से गाड़ी चलाता है तो वह चोर को 20 मिनट में पकड़ लेता है, और यदि वह 75 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो चोर को पकड़ने में 30 मिनट लगते हैं। लेकिन केवल 10 मिनट में चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी की गाड़ी की चाल क्या होनी चाहिए। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हर टीचर अलग अलग मेथड से कराता है। तो एक मेथड हमने जो बनाया है शायद आपको अच्छा लगे। तो देखिए, सबसे पहले ये हमें पता है कि जब 90 की स्पीड है, 90 की चाल से चलाता है 20 मिनट लगते हैं। स्पीड कम की 75 की स्पीड से चलाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, तो उसे 30 मिनट लगने लगते हैं। और हमें सिर्फ कितने मिनट में पकड़ना है चोर को? 10 मिनट में। तो सीधी सी बात है, 20 मिनट में पकड़ता है, उससे भी चाल ज्यादा होनी चाहिए। तो बहुत से मेथड है, लेकिन एक बिल्कुल सिंपल मेथड बनाया है जिससे ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमेशा क्या करते हैं कि पुलिसकर्मी की जो चाल है पहले वाली, पुलिसकर्मी की जो पहले वाली चाल है उसकी आधी हम चोर की चाल मान लेते हैं। कितनी? उसकी आधी चोर की चाल मान लेते हैं। तो उससे क्या करते हैं हम, उनके बीच का जो गैप है, यानी चोर और पुलिस के बीच की जो दूरी है, गैप है, वही तो हमें कवर करना होगा इतने मिनटों में। पकड़ने का मतलब उनके बीच का जो गैप है वो कवर करना। और किस स्पीड से कवर होता है? उनकी जो सापेक्ष गति है, रिलेटिव स्पीड है, उस गति से कवर करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब टाइम और डिस्टेंस वाले में ये तो पता ही होगा कि अगर एक ही दिशा में दोनों व्यक्ति जा रहे हैं तो उनकी सापेक्ष चाल उनके माइनस के बराबर होती है, उनके डिफरेंस के बराबर होती है। और जबकि अगर दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो उनकी चालें जुड़ती हैं सापेक्ष चालों के लिए। और अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो घटती हैं। और हमें पता है अगर पुलिस चोर का पीछा कर रही है तो पुलिस और चोर दोनों एक ही दिशा में भागेंगे, चोर आगे भागेगा, पुलिस पीछे। और अगर पकड़ना है तो चाल पुलिस की ज्यादा होनी चाहिए चोर से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुलिसकर्मी की चाल हमें दी है, पुलिसकर्मी की दी है 90 किलोमीटर प्रति आवर। कितनी दी है? 90 किलोमीटर पर आवर। चोर की हम चाल मान लेंगे, यानी थीप की चाल मान लेंगे, इसकी आधी यानी 45 किलोमीटर प्रति आवर। कितनी मान ली? 45 किलोमीटर प्रति आवर। तो ध्यान दो, इनके बीच की रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल क्या होगी? इन दोनों का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस। क्योंकि हमने बताया जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो क्या होती है? चालें घटती हैं। रिलेटिव स्पीड होगी 90 माइनस 45, यानी 45 किलोमीटर प्रति आवर। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 45 किलोमीटर प्रति आवर। यानी जो गैप कवर होगा, इसके 45 से तो ये 45 कट जाएंगे, लेकिन जो गैप कवर होगा वो इसका जो अंतर है, डिफरेंस है, 45 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से तय होगा। और उस गैप को तय करने में, उस गैप को तय करने में कितना टाइम लग रहा है? 20 मिनट में। कितना टाइम, कितना लग रहा है गैप को कवर करने में? कितना लग रहा है? 20 मिनट। और 20 मिनट का मतलब 20/60, यानी 1/3 घंटे। कितना लग रहा है?
1/3 घंटे। 1/3 घंटे लग रहा है, रिलेटिव स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। और पुलिस और चोर कॉन्सेप्ट में हमें बस बीच की क्या चाहिए होती है, दूरी। क्या चाहिए होती है, बीच की दूरी। तो देखिए बीच की दूरी चाहिए, और बीच की दूरी निकालेंगे तो बीच की दूरी यानी चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी है, तो निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड 45 और टाइम लग रहा है 1/3 घंटा, 3 से काटेंगे 15 यानी 15 किलोमीटर। कितनी है बीच की दूरी, 15 किलोमीटर। दूरी होती है चाल गुणा समय। रिलेटिव स्पीड आपकी 45, टाइम 1/3 घंटे, कितना हो गई दूरी है 15 किलोमीटर। ये दूरी कितनी हो गई 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर दूरी है, वो तय हो रही है कितने में, 20 मिनट में। अब दूसरे वाले में हम रख के देखेंगे ये फिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी इसी स्पीड से और इतने मिनट में ये दूरी तय करनी है। अगर हमारा ये भी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो हम इसी से बैलेंस करके निकाल लेंगे। तो देखो जब पुलिस की स्पीड दूसरे केस में कितनी हो जाती है 75, कितनी हो जाती है 75, लेकिन चोर की तो सेम ही रहती है। तो चोर की स्पीड कितनी थी पहले 45, कितनी थी 45। अब इनकी रिलेटिव स्पीड निकालोगे, रिलेटिव स्पीड, फिर अंतर निकाल दो, 75 माइनस 45 कितनी हो गई 30 किलोमीटर प्रति आवर। अब रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई 30 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखो टाइम कितना लगेगा, रिलेटिव स्पीड हो गई 30 किलोमीटर प्रति आवर। ध्यान देना, अब कितना टाइम लग रहा है 30 मिनट। तो 30 किलोमीटर प्रति आवर इंटू समय 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, आधा घंटा का मतलब 1/2 घंटे, 1/2, 2 से काट दो 15 बार। दूरी कितनी आई बीच की 15 किलोमीटर। यहां भी 15 किलोमीटर आई थी बीच की दूरी, यहां भी। इसका मतलब एक ही बात कह रहा है, बस 2 तरीके से घुमा रहा है। यहाँ भी दूरी 15 किलोमीटर, यहाँ भी दूरी। तो हमारा सेटिस्फेक्शन जो है यानी इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड कर रहा है कि उनके बीच की दूरी सेम ही है, यानी एक ही केस है, बस पहले स्पीड वो है, अब स्पीड ये है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, पुलिसकर्मी की गाड़ी की चाल बतानी है। जब क्या करता, जब वह केवल वो गैप कितनी देर में तय करता है 10 मिनट में, यानी पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ लेती है 10 मिनट में, यानी 10 मिनट में। तो देखिए अब 10 मिनट में कब पकड़ पाएगी, जो ये 15 किलोमीटर का गैप पहले हमारा तय हुआ था 20 मिनट में, फिर हुआ कितने में 30 मिनट में, आधे घंटे में। अब हमें यही गैप कितनी देर में तय करना है, सिर्फ 10 मिनट में। कितनी देर में 10 मिनट में। तो देखो 10 मिनट में पकड़ने के लिए क्या करना होगा, 10 मिनट में कितना चलना पड़ेगा 15 किलोमीटर। कितना 15 किलोमीटर। तो 1 घंटे बराबरी स्पीड निकालेंगे, 1 घंटे के लिए 60 मिनट। कितने का गुणा 6 का, यहाँ 6 का गुणा कर दो तो 10 का 6 में 60 हो गया, 15 का 6 में 90। यानी ऐसा भी कर सकते हो, 10 मिनट का मतलब 1/6 घंटे, 1/6 घंटे में 15 किलोमीटर, पूरे घंटे में 15 छक्के 90। तो रिलेटिव स्पीड आपकी कितनी आई 90। कितनी आई 90 किलोमीटर प्रति आवर। पहले रिलेटिव स्पीड थी 45, फिर थी 30, अब रिलेटिव स्पीड कितनी आई 90। यानी जो गैप कवर करने की स्पीड है वो हमारी आई है 90। 90 की स्पीड से गैप कवर करेगा तब 15 किलोमीटर का गैप हमारा कितने 10 मिनट में पूरा होगा। अब देखो पूछिए पुलिस की चाल, पुलिस की चाल। तो हमने क्या बताया था, रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड जिसकी ज्यादा है, यानी पुलिस की ज्यादा थी माइनस थीप की, माइनस थीप की। और हमें पुलिस की निकालनी है, किसकी, पुलिस की। तो रिलेटिव स्पीड में थीप की क्या होगी, जुड़ जाएगी, रिलेटिव स्पीड प्लस थीप की स्पीड, यानी दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, हमें पुलिस की निकालनी है। किस केस में, इस केस में, इस केस में हमें पुलिस की स्पीड निकालनी है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी है हमारी 90। कितनी है 90।
और थीप की कितनी है, हर कंडीशन में थीप की कितनी है, ये 45 थीप की स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति आवर। तो पुलिस की हो जाएगी 45 और 90 135 किलोमीटर प्रति आवर। यानी उसी दूरी को कवर करने के लिए हमें 10 मिनट मिले थे और चोर को पकड़ने के लिए सिर्फ 10 मिनट में पुलिस को अपनी गाड़ी की चाल कितनी रखनी चाहिए, 135 किलोमीटर प्रति आवर। अगर वो 135 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है तो वह चोर को सिर्फ 10 मिनट में पकड़ लेगा। ये हमने बिल्कुल बेसिक से बताया है होता कैसे है। अगले क्वेश्चन में इतना नहीं करेंगे, केवल 2 लाइनों में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो एसएससी के फेज 2 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उसी बेस पे ये समझाया है और आगे देखेंगे कितने इजी से ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। देखिए जैसा कि हमने अभी समझाया था क्वेश्चन, तो उसी टाइप का बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है वो आपके एसएससी के फेज 2 में पूछा गया है। 26 जून 2024 को पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। एक पुलिसकर्मी सीधी सड़क पर चोर का पीछा करता है। यदि पुलिसकर्मी 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो वह चोर को 15 मिनट में पकड़ लेता है, और यदि वह 45 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो वह चोर को 0.5 घंटे, आधा घंटे, 30 मिनट, 1/2 घंटे बात एक ही है में पकड़ लेता है। केवल 10 मिनट में चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी की गाड़ी की चाल क्या होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा भी हमने कॉन्सेप्ट समझाया है। अब देखो उसे तो बेसिक से समझाया था, इसे केवल 1 मिनट में कैसे करेंगे। देखो पुलिसकर्मी की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति आवर। चोर की कितनी मानेंगे, थीप की, इसकी आधी बताई थी 30 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। रिलेटिव स्पीड क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस, रिलेटिव स्पीड क्या आ गई हमारी, 30 किलोमीटर प्रति आवर। जब रिलेटिव स्पीड 30 किलोमीटर प्रति आवर आ गई तो कितना टाइम लगता है पकड़ने में, 15 मिनट। कितना टाइम कितना लगता है, 15 मिनट। और जो गैप है उसे कवर कौन करता है, केवल रिलेटिव स्पीड, यानी जो सापेक्ष चाल है वही कवर करती है, बाकी चालों से हमें कोई मतलब नहीं होता। देखिए टाइम कितना लगता है, 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब होता है 15/60 मतलब 1/4 आवर। कितना, 1/4 घंटे। तो हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस, बीच की दूरी कैसे निकलेगी, 30 किलोमीटर प्रति आवर चाल है, चाल गुणा समय कितना, 1/4 घंटे, 4 7 28, 2 4 5 20। दूरी कितनी आ गई, 7.5 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी क्या आ गई, 7.5 किलोमीटर। अब हमें वो करने की जरूरत नहीं है जो पिछले में किया था, दूसरे में भी रख के देखो। यानी ये एक पासे की तरह क्वेश्चन है, एक ही पासे की अगर 3 आकृतियां दी हो या 2 दी हो तो हमें उससे मतलब नहीं होता है, 3 दी है 4 दी है, किसी 2 को उठा लो, सबके मतलब जो अपोजिट है वो निकाल दो। तो जरूरी नहीं सबको करो, क्योंकि एक ही चीज दी गई है घुमा के, इसीलिए हर बार ये जरूरी नहीं है देखना कि दूरी इतनी है, बीच की दूरी इतनी हो गई काफी है। अब बस इसे ही कवर करानी है, ये बीच की दूरी कितने मिनट में कवर करानी है तुम्हें, 10 मिनट में। कितने मिनट में, 10 मिनट में कवर करानी है। तो देखो 10 मिनट में कितनी, 7.5 किलोमीटर कवर करानी है, ठीक है। तभी तो 10 मिनट में पकड़ पाएगा। जो 7.5 किलोमीटर का बीच का गैप है वो हमें 10 मिनट में तय करना है। तो यहाँ 60 मिनट में यानी 1 घंटे में 60 कितने गुना, 6 का गुणा हो रहा, इसमें 6 का गुणा कर दो, 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 7 42, 3 45, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कौन सी गति आई है, रिलेटिव स्पीड। कौन सी, रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्ष चाल। रिलेटिव स्पीड हमारी आ गई 45 किलोमीटर प्रति आवर। और हमें निकालनी है पुलिस की होती है 4, रिलेटिव स्पीड पिछले क्वेश्चन में बताई थी, प्लस थीप की। तो पुलिस की हो गई आपकी 45 रिलेटिव, प्लस थीप की कितनी थी, 30।
पुलिस की हमारी हो गई स्पीड 75 किलोमीटर प्रति आवर। कितनी? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ए। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। और यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर करोगे, कैलकुलेशन अच्छी है तो केवल 20 या 30 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। हम आपको समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, करने के लिए बस ये गैप निकालना, 10 मिनट में तय करना, जोड़ के 30 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन करने में। ठीक है, उम्मीद है अच्छे समझ में आया होगा। कर लीजिए क्वेश्चन, यही आपका आंसर। तो देखिए, अगला जो हमारे पास डाउट आया था वो आपका प्रॉफिट लॉस का है। इसमें भी एक टाइप आता है कि इतने रुपए में इतनी वस्तु बेचने पर लाभ होती है या हानि होती है। ठीक है, तो कितने रुपए में कितना बेचा जाए कि हानि हो, लाभ हो, या इतने रुपए में कितनी वस्तु। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो वस्तुएं होती हैं इन्हें हम तोड़ के नहीं बेच सकते। तो हम ये डिफाइन नहीं कर सकते अपनी तरफ से कि इतने रुपए में कितनी बेची जाए। ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकलता है कि इतने रुपए में आप इतनी बेचिए, चाहे वो प्राइम नंबर हो, चाहे इवन हो, ऑड हो, कुछ भी निकल के आए, क्योंकि हम वस्तुओं को तोड़ के नहीं बेच सकते। वस्तुओं की संख्या गिनती में होनी चाहिए। रुपए तो हो सकते हैं पॉइंटों में, कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपका क्या है कि जो वस्तुएं हैं वो हमेशा कंप्लीटली किसमें होंगी? नंबर्स में होंगी, संख्याओं में होंगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी मेथड से देखेंगे कि 1 रुपए में 4 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में कितनी वस्तु बेची जानी चाहिए या बेचनी चाहिए। तो देखेंगे, अब सीपी की बात करें, सीपी कोई भी चीज हमने बताई थी कितना होता है? 100%। कोई भी चीज खुद में कितनी होती है? 100%। परसेंट में भी बता चुके हैं ये चीज। ठीक है, तो 1 रुपए में 4, तो सीपी की बात करें 1/4। 1 रुपए में 4, तो एक वस्तु की बात करें 1/4। ठीक है, 1/4 में बेचने पर, सॉरी सीपी नहीं है, एसपी है आपका। 1/, जब एसपी 4 है तो हानि कितनी हो रही है? 20%, यानी इसका एसपी कितना है? 100% माइनस 20%, यानी 20% हानि उठा रहा है वो, 80% में बेच रहा है, तो 20% के लाभ, यानी 80% जो एसपी है उसी की हमारी वैल्यू 1/4 है। 80% की कितनी है? 1/4। और वो कह रहा है 20% लाभ के लिए, तो लाभ या हानि हमेशा किस पे होती है? सीपी पर। सीपी हमारा 100 था और 20% लाभ के लिए कितने बेची जानी चाहिए? 120% में। कितनी में? 120% में। तो ध्यान से देखेंगे, बेच 80% में रहा है, 80% की जो वैल्यू है वो 1/4 है। एक वस्तु का जो एसपी है वो 1/4 है, पर हमें कितना परसेंट चाहिए? 120, यानी 20% क्या चाहिए? फायदा। तो सीधा सीधा 80% की वैल्यू 1/4, हमें 120 की निकालनी है। 120% की 1/4 गुणा 120/80। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 3 बार 3/8। हमें यह ध्यान रखना है, रुपए हमेशा ऊपर लिखे जाते हैं। रुपए हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं? ऊपर। और नीचे क्या होती है? वस्तुएं। क्या होती है? वस्तुएं। ऊपर वाले क्या है? रुपए। नीचे वाली क्या है? वस्तुएं। यानी अगर उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है तो उसे 3 रुपए में कितनी? 8 वस्तुएं बेचनी चाहिए। 3 रुपए में 8 वस्तुएं। अगर 20% की हानि होती है 1 रुपए में 4 बेचकर, और 20% का लाभ प्राप्त करना उसे, तो 3 रुपए में 8 वस्तुएं बेची जानी चाहिए। वस्तुएं हमेशा नंबर में ही होंगी, रुपए चाहे आपके पॉइंट में हो या नंबर में, फर्क नहीं पड़ता। वस्तुओं को हम तोड़ नहीं सकते। अगर वो कहेगा कि इतने रुपए में कितनी बेची जानी चाहिए, तो हमेशा याद रखना जो तुम्हारे रुपए आएंगे उसका वो रुपए जो दिए होंगे कोई ना कोई मल्टीपल होंगे, कोई ना कोई मल्टीपल होंगे। यहाँ वो कह देता 6 रुपए में, तो 3 का 2 गुना 6, तो वस्तुएं कितनी हो जाती? 8 के 2 गुने 16। कितनी? 16। वो कहता 12 रुपए में कितनी बेची जानी चाहिए?
तो 12 3 रुपए का कितना गुना है? 4 गुना। वस्तुएं भी 4 गुना कर देते, 8 चौके 32, यानी 12 रुपए में कितनी बेची जानी चाहिए? 32। यानी अगर वो अपनी तरह से रुपए देगा अपनी तरफ से, तो यहाँ इन रुपयों का वो कुछ न कुछ मल्टीपल होगा। या वो कह देगा इतनी वस्तुएं कितने रुपए की बेची जानी चाहिए, तो वो वस्तुएं भी आपकी इन वस्तुओं का मल्टीपल होंगी। यानी 16 वस्तुएं कितने रुपए में बेचे? तो 8 का 2 गुना 16, 3 का 2 गुना 6, कितने रुपए में? 6 रुपए में बेचे। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये तो समझाने के लिए लिखा था, हमारा जो मैन है वो सिर्फ इतना है। ठीक है, जितना दिया हो, हानि हो रही है तो 80, 20% लाभ हो रहा होता तो 120 की वैल्यू ये हो जाती, और जो भी निकालना होता वो हम निकाल देते हैं। इतना तो आप लोग प्रॉफिट लॉस में पढ़ ही चुके होंगे। बस इजी करने के लिए डायरेक्ट हमने ये तरीका बनाया है, इतने परसेंट की वैल्यू इतनी तो इतने की निकाल दो। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे और शॉर्ट में देखेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ समझाया है, आगे डायरेक्टली देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन उसी तरह का है, क्योंकि जो टॉपिक डाउट आए हैं तो उम्मीद है उससे रिलेटिव दो कम से कम क्वेश्चन होने ही चाहिए, 2 या 3, जिससे ये समझ में आए। एक में तो बेस ही पता चल पाता है कि कैसे करना है, अगला शॉर्ट में करके बताया जाता है। उसी तरह से इसे देखेंगे हम क्वेश्चन को। सीपी हमारा कितना है? सीपी सॉरी नहीं है, हानि हो रही है, यानी एसपी कितना है? 2 रुपए में 5, 2 रुपए में 5 वस्तु। और क्या हो रहा है? 10% हानि हो रही है, 10% हानि। तो सीपी हमारा कितना होता है? 100% हम मानते हैं। 10% हानि हो रही है तो एसपी कितना हो जाएगा? 100 माइनस 10 कितना? 90%। यानी यही वैल्यू किसकी है? 90% की वैल्यू है 2/5। हमें लाभ कितना कमाना है? 20%। कितना? 20%। तो 120, यानी इस पे अगर 20% लाभ कमाओगे तो 100 से कितने में बेचना चाहिए? 120% में। तो 120% की वैल्यू डायरेक्टली निकाल देंगे, 2/5 गुणा 120 बटे कितना? 90। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 8/15। और हमने बताया था ऊपर वाले होते हैं रुपए, नीचे वाली होती है वस्तु। यानी अगर 20% लाभ कमाना है तो उसे 24 रुपए में कितनी बेचनी? पहले तो ये देखो कि 20% लाभ के लिए उसे 8 रुपए में 15 बेचनी चाहिए। 8 रुपए में 15, 8 रुपए में 15। हमने बताया था कि अगर कुछ और रुपए देगा, डेफिनेट रुपए देगा, तो हमेशा वो रुपयों के मल्टीपल होंगे। मल्टीपल होंगे तो यहाँ भी गुणा कर दीजिए आप। ठीक है, तो कितने रुपए हैं? 24। कितने रुपए हैं? 24। 24 रुपए कितने गुना है? 3 गुने। तो वस्तुओं में 3 गुनी कर दो, कितनी हो गई? 15 या 45 रुपए। तो 20% लाभ के लिए 24 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए? 45। कितनी? 45। आंसर हो गया। उसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, बिल्कुल इजी से करेंगे, आराम से करेंगे। एक व्यक्ति 8 रुपए में 5 वस्तुएं खरीदता है तो वह 20 रुपए में कितनी वस्तु बेचे कि उसे 25% का लाभ? यानी सीपी कितना होता है? 100%। कितना होता है? 100%। वो सीपी दिया है, खरीदने की बात हो रही है। अभी दो क्वेश्चनों में क्या होती है? बेचने की बात, दोनों एसपी थे, या खरीदने की बात हो रही है, क्या है? सीपी। सीपी 100% होता है, और उसी सीपी की 100% की वैल्यू 8 रुपए। रुपए हमेशा ऊपर, 5 वस्तु। वो कह रहा है 25% लाभ के लिए कितना? पी होना चाहिए 25%। और हमने बताया था हमेशा जो लाभ होता है या जो हानि आपकी होती है वो क्रय मूल्य पर होती है। किस पर? सीपी पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे होती है। ठीक है, तो प्रॉफिट 25% होना चाहिए, तो 100 पे 25 जोड़ेंगे 120%, 125%, 125%। तो वो वस्तु 100% में खरीदी, बेचनी कितनी में चाहिए? 125% में। तो सीपी यानी जो 100% है उसी की आपको वैल्यू दे रखी है 8/5। 125% की वैल्यू आपको निकालनी है, 8/5 गुणा 125 जिसकी निकालनी है। ठीक है, बटे 100। परसेंट लगाओ मत लगाओ, परसेंट से परसेंट कट जाएगी। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 से 5 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 2/1। यानी 2 क्या है? रुपए, 1 क्या है? वस्तु।
यानी 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 2 रुपए में कितनी वस्तु बेची जानी चाहिए? एक वस्तु। यानी 2 रुपए में एक वस्तु बेची जानी चाहिए। ठीक है, तो कितना होगा? 25% का लाभ होगा। उसने डेफिनेट कर दिया 20 रुपए में कितनी वस्तु बेचे। 20 रुपए में हमने बताया था अगर रुपए डेफिनेट करेगा तो क्या होगा? रुपए जो हमारे ये रुपए निकल के आते हैं उसका मल्टीपल होंगे। तो देखिए कितने हैं रुपए? 20। कितने हैं रुपए? 20। यहाँ 2 रुपए, यहाँ 20। कितने? 10 गुना। कितना? 10 गुना। और वस्तुओं का 10 गुना करेंगे, 1 गुणा 10 10। यानी 20 रुपए में कितनी बेचे? 20 रुपए में उसे कितनी वस्तु बेचनी चाहिए? 10 वस्तु। कितनी बेचनी चाहिए? 10 वस्तु। ये आपका क्या होगा? आंसर हो गया। ठीक है, कर लीजिए। उम्मीद है अच्छे समझ में आएगा। कर लो। तो देखिए अगला टॉपिक आपका है सीआई का, जहां से बच्चों ने डाउट पूछे थे, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड। ठीक है, 2000 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखेंगे, बहुत से टीचर कोई ट्री मेथड लगाता है, कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है। हम किसी से नहीं, केवल एक ही मेथड से पूरा सीआई खत्म करते हैं। वो मेथड कौन सा है? सक्सेसिव। कौन सा? सक्सेसिव मेथड। अब सक्सेसिव मेथड होता क्या है? जिसे नहीं पता वो जान ले, जिसे पता है कोई बात नहीं। जैसे आपकी दर 5% है। कितनी है? 5%। तो हमेशा सब लोगों को पता है पहली साल का सीआई और एसआई पहली साल का कैसा होता है? सेम। पहली साल का सेम होता है। पहली साल से मतलब होता है जितना सर्किल दिया है, वार्षिक दिया है 1 साल का सेम होगा एसआई सीआई, तिमाही दिया है 3 महीने का एसआई सीआई सेम होगा, छमाही दिया है 6 महीने का सेम होगा एसआई सीआई। यानी जो कुछ आपके क्वेश्चन में दिया है वो एक सर्किल चाहे 3 महीने का हो, 6 महीने का हो या फिर 1 साल का हो, उसका एसआई और सीआई सेम होता है। वहां तक कोई ब्याज नहीं लगता। उससे आगे क्या होता है? एसआई उतना ही होता चला जाता है मूलधन पे, फिर से मूलधन पर। लेकिन सीआई में ऐसा नहीं होता, चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है? ब्याज पे भी ब्याज लगता है। यानी ब्याज पे क्या लगता है? ब्याज। तो देखिए कैसे। तो 5% तो है, 1 साल का हो गया। अब अगर 2 साल की बात करें तो एसआई आपका सीधा सीधा हो गया 10%। सीधा सीधा कितना हो गया? 10%। अब बात करते हैं सीआई की। तो 5% तो हो ही गया, अगली साल का 5% और हो गया। लेकिन जो पहली साल निकल चुकी है उस पे कितना लगा था? 5%। उस ब्याज पे ब्याज और लगेगा। क्या होगा? ब्याज पे ब्याज और लगेगा। यानी 5% हो चुका था, अगली साल का 5% तो हो ही गया, प्लस इस 5% जो पहले का ब्याज था उस पे कितना? 5% और लगेगा। यानी 5 गुणा 5/100। समझ में आया? 5 गुणा 5/100। यानी सीआई में इतनी कमी होती है, जैसे 100 रुपए हैं, 10% आपका ब्याज है, तो एसआई सीधा 1 साल का हो गया कितना? 10। 2 साल का हो गया फिर से 10, यानी 20। कितना हो गया? 20। जबकि ऐसा सीआई में नहीं होता। सीआई में 100 से पहली साल का तो 10% ही रहा। पहली साल का एसआई सीआई हमेशा कैसा रहता है? बराबर। कितना? 110। कितना सीआई बढ़ा? 10। लेकिन अगली बार क्या होगा? ये 10 तो लगेंगे ही लगेंगे ब्याज के। इस 10 का 10% और लगेगा। 10 गुणा 10/100 0 0 0 0, यानी 1 रुपए और लग गया। तो यहाँ 10 और 10 20 हुए थे, यहाँ 10 10 20 और 1 ये कितना हो गया? 21। और इसे ही सक्सेसिव से दिखाएंगे तो 10% प्लस 10% प्लस 10 गुणा 10 का 10%/100 0 0, यानी 10 और 10 20 और 1। इसी के लिए एक फॉर्मूला बना है
दर जब दी हो A% और वही सेम ना हो B% हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। अगर सेम है तब भी दिक्कत नहीं है, अलग अलग है तब भी दिक्कत नहीं है। क्या करोगे, A+B प्लस, सक्सेसिव में क्या होता है, प्लस बढ़ता है AB, यानी इन दोनों का गुणा, क्योंकि A पर इतना परसेंट फिर से लगेगा, AB/100, A% प्लस B% प्लस AB% अपॉन 100, यानी इतना हो जाता है, A% प्लस B% प्लस AB% अपॉन 100, ये होता है सक्सेसिव विद। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को करते कैसे, ठीक है। तो देखो आगे दिखाते हैं तुम्हें, आगे देखेंगे। अब ये तरीका बता दिया, अब बहुत इजी मेथड से करेंगे। ए बी अपॉन 100, 10% वार्षिक सीआई की दर से 2 साल 73 दिन का, पहले तो 2 साल हो गई, कितनी हो गई, 2 साल, प्लस 73 दिन का मतलब होता है हमारा 73 बटे, एक साल में दिन होते हैं 365, 73 एकम 73, 73 पंजे 365, 1/5 साल, 1/5 साल, पहले 2 साल की बात करते हैं। अच्छा पहले ये देख ले, साल पे 10% साल पे लगता है, तो 1/5 साल पे कितना लगेगा, 10% गुणा 1/5 यानी 2, कितना 2%, जो 73 दिन का होगा वो कितना लगेगा, 2%। अब कैसे, वो बात करते हैं 2 साल की, तो पहली साल का 10%, दूसरी साल का 10% प्लस 10 पे 10% और बटे 100, 0 0 0 0, 10 और 10 20% प्लस 1% कितना हो गया, 21%। हम 21% तक पहुंच गए, 21% तक पहुंच गए। आगे बचा हमारा 2%, जो बाकी दिन बचे उसका 2%। फिर इन दोनों पर लगा दो सक्सेसिव, पहले इन दोनों पे लगा था, अब इन दोनों पे लगा दो, तो 21% प्लस 2% प्लस 2% फिर 21 पे फिर से लग जाएगा, 21% गुणा 2/100, 21 और 2 23% प्लस 21 दूनी 42/100%। अच्छा 2 जीरो नीचे, जितने जीरो नीचे हो पीछे से उतने गिन के दशमलव लगा दो, 23% प्लस 0.42% बराबर 23 में 0.4 जोड़ोगे 23.42%। सीआई आपका कितना हो गया टोटल, 23.42%। कितनी भी साल का हो, 2 कर लो, फिर तीसरी का ले लो उसके साथ, चौथी का ले लो, जितने दिन हो उसका ले लो, 2 करके लेते चले जाओ सक्सेसिव से, बहुत इजी हो जाता है। ये आपको बेसिक से ये भी समझाया है, आगे देखेंगे क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है। देखो, पर अगर प्री मेथड से करोगे 73 दिन का निकालो, सब जोड़ो, फिर 1/5 करो, फिर 1/2 करो, ड्रामा होता चला जाता है। देखो 23.42%, सीधा निकाल दो सी आई बराबर किसका, 2000 का 23.42, और परसेंट का मतलब बटे 100, 0 0 0 0, एक जीरो लगा लो, 2 दूनी 4, 2 का 4 में 2 चौके 8, और 23 दूनी 46, और कितने 2 बाद पीछे से दशमलव 1 2, 468.40 रुपए, यानी हमारा सीआई कितना आया, 468.40 रुपए, 468.40 रुपए। अब चलो देखो यही आपका आंसर है, ये क्वेश्चन लिखिए, आगे दिखाएंगे कितना इजी होगा, ठीक है। देखिए उसी टाइप का ये क्वेश्चन है आगे, जब ये भी एक टॉपिक पूछा गया था तो इससे भी रिलेटिव क्वेश्चन होने चाहिए जैसे पूछे जाते हैं, और कितना इजी हो जाता है वो हम दिखाएंगे, ठीक है। ध्यान देंगे, सबसे पहले दिनों को वर्ष में बदलिए। एक वर्ष तो हो गई आपकी 146 दिन का, मतलब 146/365, 73 से 2 बार, 73 से 5 बार, 2/5 साल, 2/5 साल। अब 2/5 साल का मतलब है आपका 2/5, और 1 साल का हमारा जो रेट है वो कितना है, 15%। 2/5 साल का होगा 15 का गुणा 5 तिया 15, 3 दूनी 6%, 2/5 साल की 6%, 2/5 साल की 6%। अब एक वर्ष प्लस 146 दिन, एक वर्ष की कितनी हो गई, वार्षिक है
तो 1 वर्ष की हो गई 15% प्लस 146 दिन की क्या हो गई 6% प्लस अब एक जो वर्ष निकल चुकी है उस पर तो अगले 140 दिन पर ब्याज लगेगा, तो 15% गुणा 6/100, 5 तिया 15, 5 से 20 बार, 2 से 3 बार, 2 से 3 बार और 2 से 10 बार, 15 और 6 21% प्लस 3 तिया 9% बटे 10 यानी 21% प्लस अब 10 का भाग 9 में दोगे 1 0 है तो 1 अंक बाद दशमलव भाग आएगा 0.9% यानी 21.9% की वैल्यू हमें कितनी है, हमारा सीआई इतना हुआ। और ये सीआई किसके बराबर है, सीआई कितना दिया है 4380 रुपए, कितना 4380 रुपए। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे, 219 दूनी 438, 219 दूनी 438, 200 कितना आ गया 200। 1% की वैल्यू 200 हो गई। और हमेशा हर चीज कितने परसेंट होती है 100%, कितनी होती है 100%। 100% जो मूलधन होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 200 और इस पे 2 जीरो और बढ़ा दो, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000 रुपए। कितना मूलधन हो गया तुम्हारा 20,000 रुपए, कितना 20,000। ऑप्शन चेक करते 22,000, 24,000, 20,000, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया 20,000। आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन कर ले, ठीक है। तो अब आगे बच्चों के डाउट्स आए हैं कुछ त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में कैसा होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो जिन्हें देखेंगे कैसे होते हैं, कुछ फॉर्मूले टाइप में होते हैं। तो जैसे हमारा ये होता है 1/sin² थीटा इंटू cos² थीटा, 1/sin² थीटा इंटू cos² थीटा। तो इन्हें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं और हमें पता नहीं होता है कि इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे और क्या लिख सकते हैं। क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता, बहुत हार्ड होते चले जाते हैं। ये पता होना चाहिए इसे कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे tan थीटा आपका है, ये tan थीटा, इसे क्या लिख सकते हैं 1/cot थीटा। हमें ये पता है नहीं, ये tan को cot लिख भी सकते हैं, cot के फॉर्म में वैल्यू आ गई, क्या करोगे, कर ही नहीं पाओगे। ऐसे ही cot को क्या लिखते हैं 1/tan, तो ये आना जरूरी है। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि 1/sin² थीटा इंटू cos² थीटा को और क्या लिख सकते हैं। तो देखो ध्यान से, एक सर्व समीकरण हमने पढ़ी है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। क्या होता है 1। sin² थीटा प्लस cos² थीटा हमारा क्या होता है 1। जब 1 होता है तो देखो 1 की जगह पे रख देंगे हम sin² थीटा प्लस cos² थीटा अपॉन, यही सेम लिखा रहने दो, sin² थीटा डॉट cos² थीटा, ठीक है। अब देखो जब अपॉन में कुछ हो, ऊपर प्लस या माइनस हो, तो नीचे वाले का भाग हर एक पद में अलग अलग दे सकते हैं, हर एक पद में अलग अलग दे सकते हैं। वो कैसे देखिए, जैसे 3/7 प्लस 2/7, 3/7 प्लस 2/7। जब हर हमारा सेम होता है तो डायरेक्ट अंशों को जोड़ घटा लेते हैं। कैसे, हर सेम है, अंश हर को जोड़ घटा लेते हैं, तो 3 + 2/7 यही होगा। तो जब 3/7 प्लस 2/7 को ये लिख सकते हैं, तो इसे ऊपर खोल के ये नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या किया है, पहले पद के बटे में भी उसी का भाग दिया है, प्लस लगाकर दूसरे पद के बटे में भी उसी का भाग दिया है। इसका मतलब ये 7 इसके लिए भी है अपॉन में और इसके लिए भी है, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यही यहाँ समझाना चाह रहे हैं, अगर ये अपॉन में है तो इसके अपॉन में भी है और इसके अपॉन में भी। आगे देखो कैसे लिखेंगे, sin² थीटा अपॉन sin² थीटा इंटू cos² थीटा, प्लस का साइन लगा लेंगे, cos² थीटा अपॉन sin² थीटा डॉट cos² थीटा। यहाँ sin² से sin² थीटा कट जाएगा, यहाँ cos² थीटा से cos² थीटा कट जाएगा। 1/cos² थीटा होता है हमारा sec² थीटा। क्या होता है, sec² थीटा।
प्लस 1/sin² होता है हमारा cosec²। तो हमें ये पता होना चाहिए इसके बराबर में ये भी होता है। तो ध्यान कर ले, नोट कर ले और अच्छे से समझ ले। 1/sin² इंटू cos² को ही हम sec² प्लस cosec² लिख सकते हैं। ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही बात है, एक ही बात है। अगर इसकी कुछ वैल्यू दी हो तो उसकी जगह पे भी ये वैल्यू लगा सकते हैं। ठीक है, कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। ये है, तो देखिए जैसे अभी ये क्वेश्चन हुआ है, क्वेश्चन का फॉर्मूला टाइम में, इसी तरह से एक और रिलेशन आता है 1/sin² इंटू cos²। इसके इक्वल में क्या और हो सकता है, कुछ और हो सकता है, तो वो क्या हो सकता है ये हमें जानना है। हो सकता है तो क्या हो सकता है, तो देखो 1 की जगह से फिर वही लिखेंगे sin² प्लस cos² अपॉन sin² इंटू cos², sin² इंटू cos²। ठीक, अलग अलग भाग दे देंगे जैसे अभी दिया था, sin² अपॉन sin² इंटू cos²। इसी तरह से प्लस बीच में लगाएंगे cos² अपॉन sin² इंटू sin² इंटू cos²। दोनों में अलग अलग भाग दे दिया। इस साइन से इसकी एक घात कट जाएगी, 2 घात है, यहाँ अकेला है। इस कोस से इसकी एक घात कट जाएगी, इस कोस से क्या होगा, इसकी भी एक घात कट जाएगी। यहाँ हमारा बचा sin² अपॉन cos² प्लस यहाँ हमारा बचा cos² अपॉन sin² अपॉन cos² हमारा होता है, क्या होता है, tan²। क्या होता है, tan²। और cos² अपॉन sin² ये उसका उल्टा है। tan² और कौन उल्टा होता है आपस में, cot²। क्या होता है, cot²। तो इसे क्या लिखेंगे, cot²। cos अपॉन sin हमारा क्या होता है, cot²। तो यानी इसके इक्वल में ये भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1/sin² इंटू cos², ये और tan² प्लस cot², ये भी दोनों एक समान होते हैं, इनमें भी कोई अंतर नहीं होता। अगर इसकी वैल्यू दी है वही वैल्यू इसकी हो जाएगी, इसकी दी है वही वैल्यू इसकी हो जाएगी। ये रिलेशन छोटे छोटे होते हैं लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चनों में बहुत अच्छा काम करते हैं और इनके माध्यम से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। तो ये आपको आना चाहिए। पर अगर ये डायरेक्टली नहीं तुम्हें आ रहा है तो फिर इतना करना पड़ेगा, माइंड चलाओ, फिर इतना करो। और क्वेश्चनों के लिए आपको 30 से 40 सेकंड मिलते हैं, हद से ज्यादा 1 मिनट। ठीक है, अगर मेंस वगैरह एग्जाम दे रहे हो 1 मिनट, और 1 मिनट में यही निकालने में तुम्हें 1 मिनट लग जाएगा। अगर ये आ रहा है तो डायरेक्ट रखो और आंसर लो। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट करके ये फॉर्मूला टाइप में भी करो। ठीक है, देखिए अगला जो डाउट आया था बच्चों का त्रिकोणमिति से, कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे। उन्हें ये कंफ्यूजन रहता है जब ये एंगल बदलता है तो फिर वैल्यू कैसे बदल जाती है, वैल्यू कैसे बदल जाती है। तो ये क्वेश्चन देखने से पहले एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहले कोई ट्रायंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ट्रायंगल। हमें पता है ये 90 डिग्री है, कोण जिस पर बनता है वो हमारा क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब। अब ये कोण किस पे बन रहा है, ये खड़ा है, तो ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आधार। क्या हो गया, आधार। कोण अगर यहां बन रहा है, यहां बन रहा है, तब भी हमारा ये लंब हो गया और ये आधार। लेकिन जब हमारा कोण यहां बनने लगता है, यहां कहां बनने लगता है, यहां, जब एंगल बदलता है तो हमारे लंब और आधार बदल जाते हैं। क्या होता है, लंब और आधार बदल जाते हैं।
केवल लंब और आधार ही क्यों बदलते हैं? अब देखो ध्यान देना, एक परिभाषा होती है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कार्ड। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कार्ड। तो अब किधर से भी आप कर लो, कार्ड तो कार्ड ही रहना है, क्योंकि बड़ी भुजा को आप छोटी थोड़ी कर दोगे, इसमें ये भुजा बड़ी है, तो कैसा भी त्रिभुज को घुमा लो बड़ी भुजा तो यही रहेगी। और जब बड़ी भुजा यही रहेगी तो इसका मतलब क्या है? एंगल चाहे ए बी सी कुछ भी हो जाए, ए बी सी कुछ भी हो जाए, हमारा कार्ड सेम रहता है। कार्ड कैसा रहता है? सेम रहता है। तो फिर बदलते क्या है? एंगल बदलने पर, एंगल चेंज होने पर क्या होता है? लंब हो जाता है आपका आधार, और आधार आपका क्या हो जाता है? लंब। एंगल बदलता है तो लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। कर्ड तो बड़ी भुजा होती है, वो हमारा सेम रहता है। वो कैसा रहता है? सेम। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, cos थीटा हमारा होता है cos a बराबर 4/5 बराबर, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा 4 है, कर्ण हमारा 5 है, तो लंब हमारा क्या होता है? रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। जब ये होता है, हमें वैल्यू एल की निकालनी है, तो एल स्क्वायर को इधर रखो, ए स्क्वायर को इधर लाओगे, माइनस क्या हो जाएगा? के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। हमें वैल्यू एल की निकालनी है। हम जानते हैं कि एक तरफ अगर स्क्वायर हो रहा हो और सिंगल यूनिट की वैल्यू निकालनी हो तो दूसरी तरफ क्या आता है? रूट। के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एल। एल की जगह हमने यही लगाया रूट में, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक चीज और देखते हैं, अगर प्लस माइनस वाला नहीं पता हो बिल्कुल बेसिक से, प्लस दूसरे पक्ष में जाके माइनस हो जाता है, माइनस दूसरे पक्ष में जाके क्या होता है? प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई दूसरे पक्ष में जाके डिवाइड हो जाता है, मल्टीप्लाई दूसरे पक्ष में जाके क्या होता है? डिवाइड होता है, और डिवाइड होता है वो आपका दूसरे पक्ष में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरह से रूट दूसरे पक्ष में जाके स्क्वायर बन जाता है, और इसी तरह से हमारा जो स्क्वायर है वो दूसरे पक्ष में जाके क्या बन जाता है? रूट। ये चीजें आपको आनी चाहिए, ये चीजें आनी चाहिए। हमारी यहाँ चल रही थी कहानी, इसे देखेंगे। एल बराबर रूट में के का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16। एल बराबर रूट में 25 माइनस 16 का मतलब 9, और 9 का मतलब 3। हमारा एल कितना आया? 3। एल कितना आ गया? 3। एल 3 है, ए 4 है, के 5 है। ठीक है, वो तब है जब एंगल क्या है? ए है, लेकिन हमें एंगल क्या करना है? बी। एंगल करना है बी, तो कॉस बी। कॉस बी क्या होगा? आधार बटे कर्ण। अब आधार इसका क्या हो गया होगा? लंब। रेशियो बदल गया, आधार बन गया लंब, लंब बन गया आधार, आधार लंब बना, तो लंब कितना है? 3, और कर्ण कितना है? 5। यानी जब रेशियो ए था तो कोस ए की वैल्यू थी 4/5। रेशियो अगर बी हो गया, अनुपात बी हो गया, थीटा अगर बी हो गया, एंगल अगर बी हो गया, तो अब आधार बटे कर्ण। अब इसी की वैल्यू कोस की कितनी आ गई? 3/5। अब बात करते हैं साइन बी। साइन बी, साइन बी का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लेकिन बदले हुए जो हमारे ए फॉर्म में थे ये वाले तीनों, ये बदल गए। कर्ण सेम रहा, आधार और लंब बदल गए। लंब को क्या होगा? आधार, और आधार हमारा कितना है? 4, और कर्ण हमारा कितना है? 5। कितना है? 5। तो यानी एंगल बदलते हैं तो केवल लंब और आधार बदलते हैं, कर्ण हमारा सेम रहता है। तो कोस बी की वैल्यू हो गई 3/5, और साइन बी की वैल्यू हो गई आपकी 4/5। यही आपके क्या हो गए? आंसर कर लीजिए। ठीक है, आपका आज का अगला क्वेश्चन है, जो डाउट है उन्हीं में से एक
कि cos A, if cos A is equal to 7/25, then find the value of sin A into cos B plus cos A into sin B equal to 5। यानी cos A की वैल्यू दी है और हमें इन सब की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू निकाल। हमने बताया था एंगल बदलता है तो क्या क्या बदलता है, लंब और आधार। क्या क्या बदलता है, लंब और आधार। कर्ण क्या होता है, सेम रहता है। कैसा रहता है, सेम। तो देखिए जब एंगल ए हो, जब ए हो तब की बात कर रहे हैं। कोस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तब आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 25, ए कितना है 7 आधार, कर्ण कितना है 25। एल निकालेंगे यहां से रूट में के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, उसी फॉर्मूले में रखे पाइथागोरियन थ्योरम में निकालेंगे। एल बराबर हमारा हो जाएगा रूट में के का मतलब 25 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर 49। एल बराबर 25 का होता है 625 और ये 49 माइनस एल बराबर रूट में 15 में से 9 गए 6, 11 में से 4 गए 7, 576 और 576 होता है 24 का वर्ग। किसका, 24 का। जब एंगल ए हो, कोण ए हो, तब आधार आपका 7 है, कर्ण आपका 25 है और एल कितना है 24। ठीक है। अब देखो एक ही बार में लिखेंगे। जब कोण बी हो, अनुपात बी हो, तो आपका कर्ण तो 25 ही रहेगा। कितना रहेगा 25 ही। आधार और लंब दोनों बदल जाएंगे, दोनों बदल जाएंगे। आधार आपका हो जाएगा जो यहां लंब है मतलब 24। ठीक है। आगे देखो लंब भी बदल जाएगा। लंब आपका हो जाएगा जो यहाँ क्या है आधार। क्या है आधार। कितना हो गया 7। कितना हो गया आपका 7। यानी लंब और आधार बदल गए। अब सीधा सीधा उठा के जहां ए वाले हो वहां इनकी वैल्यू पुट करना, जहां बी वाले हो वहां ये वैल्यू पुट करना, आसानी से आंसर निकाल। साइन ए लंब बटे कर्ण। लंब कौन सा ए वाला, ए वाला लंब कितना है 24 बटे लंब बटे कर्ण। कर्ण तो 25 ही है दोनों कंडीशन में, गुणा कोस भी। अब इस वाले में आ जाओ जब कोण भी हो, कोस भी का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, कोस थीटा का मतलब आधार बटे कर्ण। आधार यहां कितना है आपका 24, कर्ण यहां कितना है, कर्ण तो दोनों 25 ही है, प्लस कोस ए, यानी कोस ए। फिर से ए वाले रेशियो में आ जाओ। कोस ए का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका 7, कितना है 7। कर्ण कितना है आपका 25, कितना है 25 और लंब कितना है 24। तो कोस ए का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पर ए वाले में 7 और कर्ण कितना है 25 गुणा साइन बी। फिर इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ। साइन बी का मतलब होता है साइन थीटा का लंब बटे कर्ण। इसमें लंब आपका कितना है 7, कितना है 7 और यहां से कर्ण आपका कितना है 25, कितना है कर्ण 25। सम कर लो। 24 का गुणा 24 में करोगे 576। अभी किया था जब 576 का वर्ग मूल 24 है तो 24 का वर्ग 576। 24 गुणा 24 576, 25 गुणा 25 625, 600 प्लस 7 का 7 में करोगे 49, 7 का 7 में 49, 25 का 25 में 600, 25 का 25 में कितना 600। ठीक है 625। हर समान है तो अंश आपस में जोड़ घटा लिए जाते हैं डायरेक्टली। जब हर समान हो तो आपस में अंश क्या जोड़ घटा लिए जाते हैं नॉर्मल। ठीक है देख लो कितना 625, 576 प्लस 49, 9 6 15 5 हासिल 1 4 1 5 7 12 और 5 और 1 6 बटे 600। हर अंश सेम है 625 से एक बार। इस पूरे की वैल्यू आपकी कितनी आई 1। कितनी वैल्यू आई 1। यही आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद है अब अगर रेशियो बदलेंगे, अनुपात बदलेंगे, एंगल बदलेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। कर्ण को सेम रखना है, लंब और आधार को आपस में बदल देना है। किसे
लंब और आधार को आपस में बदल दो, कैसी भी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। यही एक क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। कर लीजिए। तो देखिए, कुछ बच्चों का डाउट ये रहता है कि छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं, सेंटीमीटर क्या होता है, मिलीमीटर क्या होता है, डेसीमीटर क्या होता है, हेक्टोमीटर क्या होता है, वो ये जान ही नहीं पाते हैं। ठीक है, छोटे हो बच्चे या बड़े हो, या कंपटीशन में उन्हें बीमारी दे दी है, मिली में सेंटीमीटर में चेंज ही नहीं कर पाते। तो ये रूल होता है, हर किसी को एक ही यूनिट में चेंज करना होता है। चाहे मीटर सेंटीमीटर दिया है तो चाहे तो सेंटीमीटर को मीटर में ही बदल लो, सारी बीमारी मीटर में कर लो, चाहे सारी सेंटीमीटर में कर लो, चाहे सारी डेसीमीटर में कर लो। ठीक है, यानी हमेशा किसी एक में ही बदलना पड़ता है। वो कैसे करते हैं देखो, तो उन्हें निकालने का तरीका होता है सीधा सीधा एक वो याद कर लो, रेंज में मिली सेंटी डेसी मीटर लीटर और क्या होता है ग्राम, उसके बाद डेका हेक्टो किलो। ठीक है, 7 आपकी होती है सिर्फ, मिली सेंटी डेसी मीटर लीटर ग्राम, कुछ भी हो सकता है, डेका हेक्टो किलो। अब यहां कुछ भी हो सकता है, कैसे? अगर हमारी मीटर की बात हो रही है तो आपका बोला जाएगा मीटर में, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ठीक है, बात आपकी लीटर में हो रही है, यानी कोई पदार्थ का मापन हो रहा है। ठीक है, द्रव्यमान तो किलोग्राम में होता है। ठीक है, लीटर की बात हो रही है, पदार्थ की मात्रा। तो देखो क्या करेंगे, लिक्विड को लीटर में मापते हैं, तब क्या करेंगे मिलीलीटर। दूध किस में मापते हैं, मिलीलीटर में। मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, फिर आएगा डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर। ठीक है, पेट्रोल है, आपका पेट्रोलियम है, दूध है, कुछ भी किलोलीटरों में मापा जाता है। ठीक है, फिर और बड़ी हो जाती है क्यूसेक वगैरह, उनकी अभी नीड नहीं है, इन्हें दे। अगर ग्राम की बात हो रही है तो भी हमारा वही होता है, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, उसके बाद आता है ग्राम, फिर आता है डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। तो हमारी जो जनरली नीड होती है, सेंटी डेसी कोई नहीं जानता, एक तो मिली जानता है, मिलीलीटर भी सुना होता है दूध में, मिलीमीटर भी सुना होता है एमएम, ठीक है नाप माप में, लीटर भी सुना होता है दूध में मिलीलीटर, और ग्राम भी सुना होता है इतने एमजी, मिलीग्राम, एमजी खूब सुना होता है। न डे का यूज होता है जनरली दैनिक उपयोग में, क्वेश्चन में चाहे कुछ भी आ जाए वो चीज अलग है। न हेक्टो की नीड होती है, फिर होती है किलो की। क्या करते हैं हम, किलोमीटर खूब अच्छे से जानते हैं, किलो लीटर खूब अच्छे से जानते हैं, और किलोग्राम भी जानते हैं, जो हम पर डे यूज करते हैं ये चीजें। तो नॉर्मली मिली, मीटर, लीटर, ग्राम और बाकी किलो, ये चीजें यूज करते हैं। ये चीजें क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इन्हें आपस में चेंज कैसे करते हैं वो देखो, आपस में चेंज कैसे करते हैं वो देखो। तो देखो ध्यान देंगे, कि ऊपर वाली वैल्यू है वो छोटी है, ऊपर वाली जो इकाई है वो छोटी है, नीचे वाली इकाई बड़ी है। इन्हें सीरीज में लिखना है, चाहे ऊपर से नीचे लिख लो, नीचे से ऊपर लिख लो, तो ऊपर वाली बड़ी हो जाएगी। तो क्या करते हैं, जब ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, यानी ऊपर वाली चीजों को नीचे वाली चीज में बदलना होता है, तो क्या देते हैं, भाग। क्या देते हैं, भाग। एक एम मिलीलीटर में कितने सेंटीलीटर, क्या करेंगे, भाग। और जब नीचे वाली चीजों से ऊपर वाली चीजों पर जाते हैं तो करते हैं गुणा।
क्या करते हैं? गुणा। कैसे? देखो। अच्छा, दूसरी चीज, एक इकाई में 10 का अंतर होता है। यहां से यहां जाना है, भाग देंगे 10 का। यहां से यहां जाना है, भाग देंगे 100 का। यहां से यहां जाना है, भाग देंगे 1000 का। यहां से यहां जाना है, भाग देंगे 10,000 का। और ऊपर से यहां आना है और 1,00,000 का, यहां 10 लाख। अब जरूरी नहीं इसी से पहुंचाया जाए, इसी से पहुंचा लो, तो केवल खाने गिन लो। यहां से जैसे यहां जाना है, कितने? 1 क्रॉस किया 2, तो कितना? 100। यहां से यहां आना है, कितना? 1 2 3 क्रॉस किए 1000। मान लो यहां से चल रहे हैं, कहां? यहां आना है, 1 2 3 1000। यानी जितने खाने छोड़ के आओ, एक पे उतना ही 0 लगा दो। और इधर क्या होता है? भाग। अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, 1 किलोमीटर में हेक्टर की बात करें तो गुणा 10 से क्या होगा? गुणा। यहां क्या था? भाग। भाग। यहां क्या है? गुणा। किलो से डेका में जाना है, 100 का गुणा कर दो। किलो से मीटर में जाना है, 1000। खूब अच्छे से सुना होगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। वो यही है तरीका निकालने का। 1 में 1 जीरो, 2 में 2 जीरो, 3 में 3 जीरो। ठीक है। और ऊपर जाना है 4 जीरो और ऊपर 5 जीरो। तो यहां भी जरूरी नहीं यहीं से जाओ, कहीं से चले जाओ। मान लो डेका से जाना है सेंटी तक, कितनी पार की? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। कितनी पार की? 3। 3 का मतलब 3 जीरो 1 पे, 3 जीरो का मतलब 1000। 1000 का क्या कर दो? गुणा। क्या कर दो? 1000 का गुणा। जैसे देखो, 10 डेका मीटर बराबर कितने किलोमीटर? 10 डेका मीटर में कितने किलोमीटर? 10 डेका मीटर में कितने किलो? नीचे जा रहे हैं, क्या होगा? भाग। क्या होगा? भाग। कितने का? 1 यूनिट नीचे, 2। कितने यूनिट नीचे है? 2। 2 का मतलब 1 पे 2 जीरो, मतलब 100। भाग कितने से होगा? 100 से। तो 10 बटे 100, यानी 1/10 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर का 10वां भाग है 10 डेका मीटर। ठीक है। अब अगर नीचे से बात की जाए, 1 हेक्टोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 1। किसमें? हेक्टो को किसमें बदलना है? सेंटीमीटर। यहां से चल रहे हैं, यहां से 1 2 3 4। कितना क्रॉस किया? 4। मतलब 1 पे 4 जीरो, गुणा कर दो। 1 पे 4 जीरो का मतलब 10,000 गुणा 1, 10,000 सेंटीमीटर। 1 हेक्टोमीटर में कितने? 10,000 सेंटीमीटर। ठीक है। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नीचे आते हैं भाग, ऊपर जाते हैं गुणा। अगर इसे ही आप रिवर्स कर दोगे तो क्या करेंगे? फिर जब ऊपर से नीचे आओगे तो क्या करेंगे? गुणा, नीचे से ऊपर भाग। अगर किलो को ऊपर लिखोगे उल्टा हो जाएगा। लेकिन जिस सीरीज में लिखा है वैसे अगर करेंगे तो ऊपर से नीचे में अगर बदलेंगे तो भाग, नीचे से ऊपर अगर बदलेंगे तो गुणा। उम्मीद है जितने बच्चों के डाउट्स थे वो काफी अच्छे से कराए, और उम्मीद है कि ये डाउट किसी न किसी बच्चे के बने रहते। जरूरी नहीं है कि हमारे सभी टॉपिक अच्छे हों, कोई ना कोई डाउट तो हर बच्चों का, इतने जो डाउट्स कराए हैं उनमें से कोई ना कोई तो वीक पॉइंट होगा, कोई ना कोई डाउट तो हर बच्चे का होगा। तो उम्मीद है ये क्लास आप अच्छे से पढ़िए, बिना स्किप के बहुत अच्छे से पढ़िए, और आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये क्लास होगी। और ऐसी ही हर संडे को डाउटों से रिलेटिव टॉपिक से क्लास कराई जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताए जाएंगे, और आप लोगों में से अगर किसी का डाउट हो तो टेलीग्राम अकाउंट हमने प्रोवाइड करा दिया है, उस पर आप डाल दीजिए। और टेलीग्राम अकाउंट पे डालते ही जिस तरह के डाउट आएंगे अगले संडे को उन्हीं डाउटों के टॉपिक से रिलेटिव बहुत से क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। उम्मीद है आप अच्छे से क्लास लेंगे और हमसे जुड़े रहेंगे। कंटिन्यूटी बनाए रखें और परसेंट जो चल रही है उसे बनाए रखें। ओके, थैंक यू।